ठीक है, कल के सवाल में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ए एक्स इसके बराबर निकाल लिया था, ए वाई इसके बराबर, बी एक्स इसके बराबर और बी वाई। और हमने ये बात कही थी कि आपको आर एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो मैं ए एक्स की जगह पे क्या लिखूँ 9.39 और बी एक्स की जगह पे क्या लिखूँ 14.90, ये बी एक्स लिखूँगा। अब इसको जमा करूँ, 0 और 9 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14 के 4 हाथ से लगा 1 2, ये आ गया 24.29। ये क्या निकल गया आर एक्स। अच्छा हम जानते हैं आर वाई किसके बराबर है, आर वाई बराबर होता है ए वाई प्लस बी वाई के। तो ए वाई की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 3.43 और बी वाई की जगह पे क्या लिखूँगा 9.63। तो 3 और 3 कितने हो गए 9 और 6 और 4 कितने हो गए 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13.09। ये क्या निकल गया आर वाई। ठीक है, तो आपने कल जो फाइनल शक्ल बनाई थी उसमें ये था आपका आर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या था आपके पास आर एक्स, और ये आपके पास क्या था आर वाई। अच्छा आपको पता है ये आर एक्स कैसे बना था, ए एक्स और बी एक्स से मिलके बना था। इसी तरीके से आर वाई कैसे मिलके बना था, ए वाई और बी वाई से मिलकर बना था, याद है आपको। तो मैं अंदर की तस्वीर छोड़ दे रहा हूँ, बस ये आपके सामने लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये हमें मालूम करना है, हमने कहा था आर एक्स पता चल जाए और आर वाई पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं आर, कैसे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ऐसे ही है। तो मैंने ये आर स्क्वायर ऐसे लिखा, आर एक्स की जगह पे क्या लिखूं, आर एक्स की जगह पे 24.29, तो 24.29 का स्क्वायर लिखा। और आर वाई की जगह पे क्या लिखूं 13.09 का स्क्वायर लिखा, 13.09 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर वहाँ ले जाओ, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये बना आपके पास 24.29 का स्क्वायर प्लस 13.09 का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इनके स्क्वायर्स निकालेंगे, ठीक है। तो जनाब अली पहले किसका स्क्वायर निकालना है जी, 24.29 का स्क्वायर, 24.29 का स्क्वायर ये निकलता है 590 तकरीबन 590, और 13.09 का स्क्वायर 13.09 का स्क्वायर ये निकलता है 171.3। अगले स्टेप में ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, तो मैं इसको प्लस कर ले रहा हूँ किस में 590 में 590 यानी उस पहली वाली रकम को। तो ये आ गया 761.34, 761.34। इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट, क्या निकल रहा है ये आर। अब इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये निकला 27.6। आर एक्स कितना निकल गया 27.6। इसका मतलब है आपको क्या क्या दिया हुआ था याद है आपको, कल के सवाल में हमने आपसे कहा था ए कितना था 10 था, और बी कितना उसका एंगल कितना था 20 डिग्री, और बी कितना था 15 मीटर, और उसका एंगल कितना था 40 डिग्री, याद है आपको। तो जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया 27। वैसे रिजल्टेंट कितना बन रहा था 10 और 15 25, जबकि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया 27। अजीब बात है ये, अजीब बात क्यों है, क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है
हाँ, आप सिंपल मैथ से जमा नहीं कर सकते 10 और 5 15, 15 और 5 15 और 10 25, क्योंकि डिफरेंट एंगल है, इसलिए उसका रिजल्टेंट भी क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। अच्छा जी, अब हमें ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है 27.6। अब हमें पता चलाना है कि इसका एंगल कितना है। तो एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल के लिए हमें प्यारे बच्चों, ये क्या दिया हुआ है हमें, RX, ये हमें पता है, पता क्या निकाला हमने अभी, और ये क्या है RY, ये भी हमने निकाल लिया। अगर आपको RX और RY पता है, इसका मतलब है आपको बेस और आपको परपेंडिकुलर पता है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप क्या है, 10। बेस ओवर परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने लिखा है ऐसी tan थीटा, और बेस की जगह क्या लिखूं, RX, और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखूं, ये मैंने गलत लिखा, बेस और परपेंडिकुलर और बेस होता है, क्या होता है, हाँ। तो ऊपर क्या आएगा RY, और नीचे क्या आएगा RX। RY समझ रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर है, तो ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, बेस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, रिलेशनशिप जब पढ़ा रहा था। तो RY की जगह क्या लिखूं, RY की जगह क्या लिखूं, 13.09, 13.09, और RX की जगह क्या लिखूं, 24.29, 24.29। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड। tan थीटा बराबर है, दोनों को मैं करूँगा पहले डिवाइड। 13.09 को 13.09 को डिवाइड करेंगे 24.29 से, 24.29 से क्या जवाब आ गया, 0.5389, 0.5389। इसका 10 को वहाँ ले जाएं तो थीटा निकल गया, 10 वहाँ जाके बन जाता है tan इनवर्स, क्या बन जाता है ये। अब आपको कैलकुलेटर में बगैर कैलकुलेटर के ये नहीं होगा, सही है। कैलकुलेटर में आपको जाना है और इसको शिफ्ट दबा के, इसमें जो बटन होते हैं tan, sin, cos, इनके इन्वर्स जो होते हैं उलट, वो दरअसल आपको किससे शिफ्ट दबा कर आते हैं। शिफ्ट दबा के जब मैंने 10 लगाया तो जब आ गया 28.3 डिग्री। एंगल कितना निकल गया, 28.3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 28.3 डिग्री। ठीक है, उतारें इसे। मुझे पता है ये बहुत पेचीदा हो गया आपके लिए अब तक। एक नशिस्त में ये, हाँ, इल्म जो होता है ना, इल्म वो होता ही मैथमेटिकल बेसिस पर है। जो इल्म मैथमेटिकल बेसिस पर नहीं है उसमें इख्तलाफ है, उसमें 2 राय होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। सारी दुनिया के लोग हर बात को, हर ख्याल को किसी मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर बयान करने की पूरी जद्दोजहद करते हैं। तजर्बात के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, डेटा कलेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं भाई बच्चों की तरबियत के लिए क्या ज़रूरी है, और सज़ा ज़रूरी है। मिसाल है, अब मैं बोल रहा हूँ सज़ा ज़रूरी है, आप क्या बोल रहे हैं, सज़ा ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं जब ये कहता हूँ सज़ा ज़रूरी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैथमेटिकल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसे सारे बच्चे जिनको सज़ा नहीं मिली, उनकी लाइफ को स्टडी करता हूँ, उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। मैंने जनाब 5000 बच्चों से बातचीत की जिनको बचपन में कभी सज़ा नहीं मिली, उनकी लाइफ ये है, उनके घर ऐसा है, उनकी फैमिली ऐसी है, उनका ये ऐसा है। फिर मैंने 5000 बच्चों से मुलाकात की जिनको बच्चों को बचपन में क्या मिली, सज़ा मिली, और उनकी लाइफ ऐसे हो गई, वो यहाँ चले गए, वो यहाँ चले गए। अब ये देखें, मैं अपने ख़याल को, अपनी बात को किसकी बुनियाद पर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेटा की बुनियाद पर, मैथ की बुनियाद पर। ठीक है, इल्म जो है वो नाम ही इसी चीज़ का है कि आप जिस बात को पेश कर रहे हैं उसे मैथमेटिक्स की बुनियाद पर किस कदर पेश कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की बुनियाद पर पेश नहीं कर रहे हैं
तो आप अपनी बात को सच्चा कहने के लिए तैयार नहीं रहे कि ये बात सही है। आप बात कबूल करें ज़हनी तौर पर कि ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। याद रखें आप, जब भी आप अपनी कोई बात, कोई इल्म, कोई थ्योरी, कोई कानून, कोई उसूल पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो आप तैयार रहें कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर कोई इसको गलत साबित करे तो आपको लड़ना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि आप जो बात पेश कर रहे हो मैथ की बुनियाद पर पेश नहीं कर रहे। और अगर आप अपनी बात मैथ की बुनियाद पर पेश कर देते हो तो फिर वो दूसरा आदमी लाजमी एक्सेप्ट करेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। तो इस सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो आपको एक नतीजा निकलेगा, वो ये कि मैथमेटिक्स एक ऐसी मशीन है कि जिसमें हम अपनी सोच को डालते हैं तो वो बताती है कि ये सोच सही है या ये सोच गलत है। मैथमेटिकल इज़ अ मशीन टू मेक अ ट्रुथ। मैथ एक ऐसी मशीन है जो पता चलाती है या टू फाइंड अ ट्रुथ, सच को तलाश करती है। जो बात मैथमेटिकली प्रूफ हो जाए वो ठीक है, जो प्रूफ ना हो वो गलत है। अच्छा, जब ये बात आपके सामने आ गई तो फिर अब कितनी बड़ी बात सामने आई कि आपको सीखने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा माहिर किस में होना है आपको, मैथ में। अगर आप इल्म की दुनिया में कोई बात कहना चाहते हो तो आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा माहिर होना पड़ेगा, मैथ में। क्योंकि मैथ के बग़ैर जो बात आप कह रहे हैं और जो बात आप समझ रहे हैं, मैथ के बग़ैर वो हकीकी नहीं है, अभी वो सच नहीं है। उसमें फ्लॉज हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें दो राय होंगी, चार होंगी, उसमें मुख्तलिफ़ बातें कह रहे होंगे लोग। उसमें आप ज़ोर नहीं दे सकते कि मेरी बात सही, क्योंकि वो भी मैथ की बुनियाद पर नहीं कही गई। मैथ की बुनियाद पर जो बात कही जाएगी वो परफेक्ट होगी, उसको सब मानेंगे। ये अजीब बात है, ना मानने का रुझान सब में। मैं एक बात कहूँगा, आप कुछ बात, मैं बोलूँगा बैंगन अच्छे लगते हैं, आप बोलोगे नहीं हमें तो करेले अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं मैथ से साबित करूँगा कि बैंगन के अंदर इतने कैलोरीज होते हैं और ये होता है और ये होता है और आपकी बॉडी में जाके वो ये करता है और ये करता है और देखो उससे जो है ना पेट की सफाई हो जाती है और ये होता है, मैथ के ज़रिए डेटा कलेक्ट करूँगा, इतने लोगों ने बैंगन खाए थे, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये लोग, और मैं वो पेश करूँगा आपके सामने। अब जब आप उसको पढ़ोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बैंगन बेकार चीज़ है, आपको बोलना पड़ेगा कि बैंगन क्या है। आप बोल ही नहीं सकते अब कि बैंगन बेकार चीज़ है, क्योंकि इसके पीछे कौन खड़ा हो गया, मैथ खड़ा हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों अपनी सारी तवज्जो, सारी सलाहियतें मैथ को सीखने में लगा दो। मुश्किल तो है, आसान नहीं है मैथ, मुश्किल है, लेकिन इसको सीखो। लाइफ का अपना एम बनाओ कि हम जिस इल्म को हासिल करेंगे, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, फ़िलासफ़ी हो, मज़हब हो, हम हर सब्जेक्ट को मैथमेटिकल बुनियादों पर समझने की कोशिश करेंगे। और वो आएगा कब, जब मैथ आता होगा। अगर मैथ नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसको मैथ आता है उसे सब आता है, और जिसको मैथ नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता। वो कोई बात समझ नहीं पाएगा, वो कोई बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो कोई बात सबूत के तौर पर पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सबूत दरअसल किस में होता है, मैथ में होता है। इसलिए जो है ना, अपनी स्टडीज़ में अगर आप स्टडीज़ करते हो और उसको आप टाइम देते हो 1 घंटा, तो आधा घंटा मैथ को दो, आधा घंटा दूसरे सारे सब्जेक्ट को दो। इतना इम्पॉर्टेंट है मैथ। ये सब जो कीड़े मकोड़े आप देख रहे हैं ना, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये उस सच तलाश करने वाली मशीन के पुर्जे हैं जिसमें आप आइडिया को डालते हो। मैंने देखो आइडिया डाला कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करना है, और ये आइडिया प्रैक्टिकली सबूत दे देगा आपको, मैथमेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। ठीक है, अगली क्लास में आप अपने साथ एक अदद डी और स्केल लेकर आओगे। हम एक प्रॉब्लम रखेंगे यहाँ पर, उस प्रॉब्लम को ग्राफिकली हल करेंगे पहले, स्केल और डी से।
नाप तोल के उसका जवाब निकाल लेंगे। फिर उसी प्रॉब्लम को हम किससे हल करेंगे? मैथ से। और देखिएगा कि मैथ भी आपको उसी नतीजे पर पहुंचा देगा जिस नतीजे पर आप हिसाब किताब कर रहे हैं लाइनें खींचकर। ये लाइनें आप स्केल से तो खींच लोगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ से हैदराबाद है, हैदराबाद से मीरपुर खास है, अब 2 फासले इतने बड़े बड़े हो जाएं तो वो आप क्या खींच सकते हो स्केल से डी से? तो फिर वो वाले फासले कहाँ से हैंडल होते हैं? फिर वो मैथ की मशीन में आपको डाल के देखना पड़ता है कि रिज़ल्ट जो है वो मैथ आपको परफेक्ट देगा। ये बात क्लियर हो गई? बस भाई।